पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भड़की विद्रोह की आग ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सेना के जवानों से भिड़ गए और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बेहिसाब भीड़ के आगे मुट्ठी भर पाकिस्तानी सैनिकों की एक नहीं चली। लोगों ने उन्हें घेर लिया, उन पर लात घूंसों की बारिश कर दी, जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा गया। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां तक उतरवा दी, उन्हें सड़क किनारे टांग दिया। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई थी। महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी समेत कई मुद्दों को लेकर पीओके में लोगों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पाकिस्तान की शहबाज सरकार ही नहीं बल्कि उनकी फौज के खिलाफ भी बगावत का बिगुल फूंक दिया। आजादी की भी मांग उठा दी। पीओके में चल रहे आंदोलन की अगुवाई JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने की। उसने पाकिस्तानी सरकार के सामने 38 मांगे रखी थी, लेकिन जब वो मांगे पूरी नहीं की गई तो विद्रोह छेड़ दिया गया। पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, नीलम वैली और रावलाकोट जैसे इलाकों में जनता सड़कों पर उतर आई। दिन ही नहीं बल्कि रात के वक्त भी भड़के हुए लोग सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। शहबाज शरीफ की सरकार विद्रोह को दबाने के लिए पीओके में सेना उतार चुकी है। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। पाकिस्तानी सेना और पुलिस की झड़प में 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर आई। लेकिन पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा हर बदलते दिन के साथ बढ़ता ही नजर आया। भड़के हुए लोगों ने पाकिस्तान के सैनिकों पर भी हमला बोल दिया। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वो भीड़ के आगे असहाय दिखे, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद तो उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों पर लात घूंसों की बौछार कर दी, गिरा गिरा कर उन्हें मारा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ से पिटने के बाद पाकिस्तान के सैनिक बदहवास हो गए। उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो जमीन पर लेटे नजर आए, लेकिन नाराज लोग इतने पर भी नहीं माने। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की वर्दी तक उतरवा ली और उन्हें जीत के तमगे की तरह सड़क के किनारे लटका दिया। पीओके में महंगाई और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के खिलाफ JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का प्रदर्शन जारी रहा। JKAAC के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को डायन बता दिया। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है। पीओके में पिछले हफ्ते से जारी आंदोलन के दौरान हुई झड़पों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों के तेवर ढीले नहीं पड़े। वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। पीओके के कई इलाकों में तो रात के वक्त भी प्रदर्शन जारी रहा, जबकि वहां बिजली भी नहीं थी। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से रोशनी की। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के अलावा भी कई संगठन इस विरोध प्रदर्शन में कूद चुके हैं। उनके नेताओं ने रात के वक्त भी जगह जगह सभाएं की, लोगों को इकट्ठा किया, पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना लंबे वक्त से पीओके के लोगों को दबाने का काम करती आई है। इसी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस और पाकिस्तानी सेना के जवानों से झड़प भी हुई, गोलीबारी भी हुई। उसमें 12 लोगों की जान जा चुकी है। भड़के हुए लोगों ने आंदोलन के दौरान हुई मौतों के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जिम्मेदार बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पतालों में भर्ती करने से भी मना कर दिया गया और इसीलिए लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों की भीड़ रात के वक्त भी सड़कों पर जमा हो गई। इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पैर रखने की जगह न मिली। बिजली न होने पर लोगों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर रोशनी की। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सैकड़ों जुगनू एक साथ टिमटिमा रहे हों। लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और जानबूझकर पीओके के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया और मोबाइल टावरों को उखाड़ने की चेतावनी दे दी। अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल न हुई और बेहतर तरीके से बहाल न हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। पीओके में मुजफ्फराबाद के अलावा मीरपुर, कोटली, नीलम वैली और रावलाकोट समेत कई इलाकों में आंदोलन जारी रहा।
सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत 38 मांगों को लेकर लोग सड़कों पर डटे रहे। और इस सब के बीच पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठाया गया। पीओके की राजनीतिक पार्टी जेके पीएनपी के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की सेना और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की कि वो इस मामले में दखल दें। इसके अलावा ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने भी पीओके के बिगड़ते हालात पर चिंता जताई। उसने ब्रिटेन में विदेश नीति के लिए जिम्मेदार मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाने की अपील की ताकि पीओके में आंदोलनकारियों पर हो रही ज्यादती रोकी जा सके। यानी पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार का मुद्दा पूरी तरह दुनिया के सामने आ गया। इस मामले को लेकर ब्रिटेन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के कुछ नागरिक वहां पहुंच गए। उन्होंने कॉन्सुलेट के एक अधिकारी की कार को घेर लिया और बाहर निकलकर बात करने की मांग की, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए वो अधिकारी कार के अंदर ही बैठे रहे। हालांकि ब्रिटेन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर जमा हुए लोगों ने अधिकारी की कार को घेरने से पहले उन्हें रोककर शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो पीओके के वो नागरिक कार के आगे आ गए। भड़के हुए लोगों ने पाकिस्तानी अधिकारी से कहा कि वो कार से बाहर आ जाएं, लेकिन वो नहीं निकले। हालांकि कार का शीशा उन्होंने खोल दिया। इसके बाद लोगों ने बाहर से ही पीओके में हो रहे अत्याचार को लेकर उन्हें लताड़ लगा दी। लोगों ने बर्मिंघम में मौजूद पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के अधिकारी को काफी देर तक रोक कर रखा। उन्हें फटकार लगाने के बाद लोगों ने नारेबाजी भी की। पीओके में प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठाया गया। पीओके की राजनीतिक पार्टी जेके पीएनपी के प्रतिनिधि ने शहबाज सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और लोगों पर हमला करने वाली पाकिस्तानी सेना पर लगाम लगाने की मांग की। We call upon Pakistan to restrain the use of force against peaceful Kashmiris. जेके पीएनपी के प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी पीओके के मामले में दखल देने की अपील की। उधर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। पटना में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद नजदीक पहुंच गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। ये घटना तब हुई जब नीतीश कुमार लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वो व्यक्ति अपने हाथ में पीला कागज लिए हुए था। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े हुई फायरिंग और चाकूबाजी की घटना से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से कुछ बदमाशों ने एक लड़के पर हमला कर दिया। इसके बाद वो फरार हो गए। इस हमले में वो लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। वो तेजी से सड़क के दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी सामने से गुजर रहे ट्रक से टकरा गए। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या किए जाने से दहशत मच गई। हमलावर ने उस पर चाकू से कई बार वार किए। इस वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। दिल दहला देने वाली यह घटना अंबिकापुर के एक पेट्रोल पंप पर हुई। वो लड़की वहां काम करती थी। आरोपी वहां पेट्रोल भरवाने पहुंचा और मौका मिलते ही उसने लड़की पर हमला कर दिया। उस वक्त पेट्रोल पंप पर कई लोग मौजूद थे। उन्होंने हमलावर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने ताबड़तोड़ इतने वार कर दिए कि लड़की को बचाया नहीं जा सका। हालांकि कुछ लोगों ने दौड़कर आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि भागने की फिराक में उसने उन लोगों पर भी चाकू से हमला करना चाहा, लेकिन लोगों ने उसे किसी तरह पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी उस लड़की का पूर्व प्रेमी था और उसे इस बात का शक था कि उस लड़की ने किसी दूसरे लड़के की वजह से उससे दोस्ती तोड़ दी थी। बताया गया कि इस बात से वो बेहद गुस्से में था और पुलिस के मुताबिक इसी बात पर उसने लड़की की हत्या कर दी। आरोपी पेट्रोल पंप पर सबके सामने चाकू लेकर उस लड़की के पीछे दौड़ पड़ा। वो लड़की खुद को बचाने के लिए तेजी से भागी, लेकिन हमलावर ने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद उसने लड़की की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। इस हमले में वो लड़की जमीन पर गिर गई। इसके बाद आरोपी ने उस पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ये देखकर आसपास मौजूद कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने में कामयाब रहे। उसको दौड़ाए और शंकर प्रजापति जी के घर के पास उसको पकड़े और उसको फिर थाना में टीआई साहब थे हमारे, वो थाना में फिर ले जाके दे। बताया गया कि जब लोगों ने आरोपी का पीछा किया तो उसने उन पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की। बाद में पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने ले गई। उक्त प्रकरण में थाना गांधीनगर ने जो है वो तत्काल मौके पर पहुंच करके आरोपी जोगिंदर पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है।
दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर काम करने वाली वो लड़की आरोपी को पहले से जानती थी। बताया गया कि वो उसका पूर्व प्रेमी था और उसे शक था कि उस लड़की ने किसी और लड़के की वजह से उसे छोड़ दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने एक मैरिज हॉल और एक मस्जिद के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद वहां मौजूद रहे। प्रशासन के मुताबिक संभल जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद और मैरिज हॉल को तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनवा दिया गया था। मस्जिद का निर्माण 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर और मैरिज हॉल को करीब 30,000 वर्ग मीटर जमीन पर बनवाया गया था। संभल के तहसीलदार ने बताया कि मस्जिद और मैरिज हॉल को 10 साल पहले राया बुजुर्ग गांव के ही एक व्यक्ति ने बनवाया था। कुछ महीने पहले संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में ही इस मस्जिद और मैरिज हॉल का पता चला था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। लेखपाल ने मस्जिद का निर्माण करवाने वाले मौलाना को नोटिस भेज दिया था। ये नोटिस 2 सितंबर को दिया गया था। तहसीलदार के मुताबिक मस्जिद और मैरिज हॉल के निर्माण को लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन प्रशासन ने दावा किया कि कोई साक्ष्य जमा नहीं किया गया। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि तहसीलदार कोर्ट में अवैध निर्माण को 1 महीने के अंदर खुद ही गिराने का आदेश और मस्जिद और मैरिज हॉल बनवाने वालों को दिया था, लेकिन 1 महीने के अंदर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट की तरफ से दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद संभल पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर एक्शन से पहले पूरे राया बुजुर्ग गांव को किसी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और पीएसी जवान तैनात कर दिए गए। ड्रोन से निगरानी की गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान भी गांव में पुलिस और पीएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई, ताकि प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह से माहौल न बिगड़े। डीएम, एसपी, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर सबसे पहले मैरिज हॉल की इमारत पर चलना शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच मैरिज हॉल की बाउंड्री वॉल और मेन गेट को जमींदोज कर दिया गया। ये वही मैरिज हॉल है जहाँ पर आज योगी जी का बुलडोजर यहाँ पर गरजता दिखाई दे रहा है। जनता मैरिज हॉल है, इसको जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद संभल के एसपी ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जे को मुक्त करवाया गया। इसकी पूरी सुनवाई की गई, सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। प्रशासन के एक्शन में आते ही मैरिज हॉल चलाने वाले लोग खुद ही हथौड़ा लेकर उसकी दीवारों को गिराते दिखे। फसाद हम कुछ नहीं चाहते, हम खुद उतारना चाहते हैं इसको, ठीक है। मैरिज हॉल के बाद प्रशासन ने मस्जिद की इमारत को भी गिरा दिया। प्रशासन के मुताबिक बुलडोजर चलवाकर मैरिज हॉल की 2810 स्क्वायर मीटर जमीन और मस्जिद की 510 स्क्वायर मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। इधर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में धारदार हथियार का डर दिखाकर एक मीडिया कर्मी से लूटपाट का डरा देने वाला मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना सुबह के वक्त हुई जब सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मीडिया कर्मी जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी स्कूटर पर सवार होकर 2 बदमाश उनके नजदीक पहुंचे। उनमें एक बदमाश उतर गया और उनसे लूटपाट शुरू कर दी। हालांकि मीडिया कर्मी ने उनका विरोध किया, वो डटकर उसका मुकाबला करने लग गए, लेकिन बदमाश ने धारदार हथियार दिखाकर न सिर्फ उन्हें डराया बल्कि उन पर हमला भी कर दिया। इसके बाद वो उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। उस दौरान भी मीडिया कर्मी ने उनका पीछा करने की कोशिश की। वो बदमाशों के स्कूटर तक पहुंचे, लेकिन दोनों बदमाशों को वो अकेले नहीं रोक पाए और सड़क पर गिर गए। इस वजह से उन्हें काफी चोटें आईं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना वाली जगह और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। जल्द ही पुलिस को स्कूटर का नंबर पता चल गया जिस पर आए बदमाशों ने लूटपाट की। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही पुलिस ने मीडिया कर्मी का मोबाइल फोन भी बरामद कर लेने का दावा किया। बदमाशों ने यह लूटपाट सुबह के वक्त की जब वहां कोई नहीं था। इस दौरान एक बदमाश ने चाकू दिखाकर उन्हें डराया
और उनसे पैसे छीनने की कोशिश की। इस पर मीडिया कर्मी ने उसका विरोध किया। वो खुद को उससे छुड़ाने में जुट गए, लेकिन बदमाश ने उन पर दबाव बनाए रखा और इसी हड़बड़ाहट में वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद भी बदमाश वहां से नहीं भागा। वो फिर उनके नजदीक गया और इस बार उसने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। तब तक उसका साथी जो दूर खड़ा था वो स्कूटर लेकर उसके नजदीक आ गया। स्कूटर के आते ही वो बदमाश उस पर बैठ गया और फिर वो दोनों वहां से फरार हो गए। इस दौरान मीडिया कर्मी ने पीछे बैठे बदमाश को दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो बीच सड़क पर गिर गए। बाद में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जल्द ही स्कूटर के नंबर की पहचान कर ली और फिर थोड़ी ही देर में लूटपाट करने वाले दोनों आरोपी पकड़े गए। उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिख श्रद्धालुओं के पाकिस्तान जाने पर लगी रोक हटा ली गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिख श्रद्धालुओं के पाकिस्तान जाने पर लगी रोक को सरकार ने हटा लिया, जिसके बाद सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में मौजूद करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा कर पाएंगे। सरकार ने यह फैसला गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से ठीक पहले लिया। माना जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने जीवन के 18 साल करतारपुर साहिब में ही बिताए थे। पद्मश्री से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्रा का लंबी बीमारी के बाद 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सुबह करीब 4:30 बजे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मौजूद अपने घर पर अंतिम सांस ली। पंडित छन्नूलाल मिश्रा आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव के रहने वाले थे और वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक भी रह चुके हैं। लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। हिंसा में 4 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी, जबकि हिंसा के दौरान कई सुरक्षा कर्मियों को भी गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद प्रशासन ने हिंसा भड़काने के आरोप में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया था। इधर मध्य प्रदेश के आगरमालवा में नवमी के जुलूस के दौरान एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर होने के बाद जमकर मारपीट हो गई। वो कार जुलूस में शामिल एक व्यक्ति की थी। उस कार सवार ने कई लोगों के साथ मिलकर बाइक सवार की पिटाई कर दी। यही नहीं, बाइक सवार के कुछ दोस्त जब मदद के लिए आए तो उन्हें भी पीट दिया गया। लोगों ने उन पर न सिर्फ मुक्के और लात बरसाए बल्कि डंडों से भी हमला कर दिया। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बवाल आगरमालवा के कानड़ इलाके में हुआ। वहां नवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। इस बीच जुलूस में शामिल एक कार की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई। उस बाइक पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के बेटे सवार थे। उन्होंने घटना पर आपत्ति जताई और इसी बात पर कार सवार और उनके बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस इतनी बढ़ गई कि वो दोनों आमने सामने आ गए। इसके बाद तो वहां का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। नवमी के जुलूस में शामिल कई लोग कार सवार के समर्थन में उतर आए और उन्होंने मोटरसाइकिल सवार को पीट दिया। इसकी खबर मिलते ही मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने अपने कई दोस्तों को वहां बुला लिया, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और उन लोगों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नवमी के जुलूस में शामिल कई लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। मोटरसाइकिल सवार के समर्थन में पहुंचे एक आदमी को उन लोगों ने जमीन पर पटक दिया और फिर उन पर खूब लात और मुक्के बरसाए। इस दौरान एक महिला मारपीट कर रहे लोगों को समझाती नजर आई, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस बीच उन लोगों ने डंडों से भी हमला कर दिया। इसके बाद तो वहां जंग जैसे हालात बन गए। कई लोग एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। मोटरसाइकिल सवार के दोस्तों ने भी पलटवार करने की कोशिश की। इसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये देखकर कई पुलिस वाले वहां पहुंच गए, लेकिन पुलिस के सामने भी हंगामा शांत नहीं हुआ। उनके झगड़े को खत्म कराने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। बाद में जिन लोगों के साथ मारपीट हुई उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने जब उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया तब वो मान गए। मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां सुंदर नगर इलाके में नवमी के दिन दुर्गा पंडाल में अचानक कुछ लोग तलवार और लाठियां लेकर घुस गए। इससे पहले कि पंडाल में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हाथों में तलवार और लाठियां लेकर आए लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। दुर्गा पंडाल में अचानक हुए हमले की वजह से लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और बवाल कर रहे लोगों का विरोध भी किया। आरोप लगाया गया कि विरोध करने पर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप यह भी लगाया गया कि पंडाल में मौजूद महिलाओं के साथ बदसलूकी और गाली गलौज भी की गई। काफी देर तक दुर्गा पंडाल में हंगामा होता रहा। बाद में सभी आरोपी वहां से भाग निकले। दावा किया गया कि दुर्गा पंडाल में मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले
सभी लोग नशे में थे। तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक हंगामा तब हुआ जब दुर्गा पंडाल में भंडारा और कीर्तन चल रहा था। तभी रास्ते से निकलने की बात को लेकर कुछ लोगों का झगड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद कई लोग तलवार, चाकू और लाठियां लेकर पंडाल के अंदर पहुंच गए। उन लोगों ने पंडाल में मौजूद लोगों से मारपीट शुरू कर दी। सामान तोड़ने और फेंकने में वो जुट गए और तो और उन लोगों ने पंडाल का एक हिस्सा तक गिरा दिया और उसकी वजह से वहां कोहराम मच गया। तलवार और लाठियों की मदद से आरोपियों ने दुर्गा पंडाल में तांडव मचा दिया। पंडाल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई। कोई लाठियों से सामान तोड़ने में जुट गया तो कोई वहां तलवार लहराने लग गया। हाथ कोई नहीं, ए भाई ऐसा ये ना करिए, अभी दुर्गा पंडाल में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बवाल कर रहे एक आदमी ने तो दुर्गा पंडाल में मौजूद लोगों पर तलवार तान दी। उस दौरान उसका एक साथी भी वहां लाठी लेकर खड़ा रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो दोनों सामने खड़े लोगों पर हमला कर देंगे। पुलिस स्टाफ से उसकी गलती है। घटना रीवा के सुंदरनगर इलाके में हुई। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक नवमी के दिन दुर्गा पंडाल में भंडारा और कीर्तन चल रहा था। उसी दौरान रास्ते से निकलने को लेकर कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया, लेकिन वहां अफरा तफरी तब मच गई जब थोड़ी देर बाद कुछ लोग तलवार, चाकू और लाठियां लेकर दुर्गा पंडाल में घुस आए। उन लोगों ने वहां हंगामा कर दिया। विरोध करने पर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और चीजों को तोड़ने में जुट गए। महिलाओं के सामने वो लोग गंदी गंदी गालियां देते भी नजर आए। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में वो सभी लोग वहां से भाग निकले। तुरंत पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन इस घटना की वजह से इलाके के लोग दहशत से भर गए। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने कन्या पूजन के नाम पर कुछ बच्चियों को अपने घर बुलाया और जादू टोना किया। जानकारी के मुताबिक नवरात्र के आखिरी दिन वो बच्चियां कन्या भोजन के लिए अपनी बड़ी मम्मी के घर जा रही थी। रास्ते में भारती गुप्ता नाम की महिला ने उन्हें रोका और कन्या भोजन के लिए अपने घर बुला लिया। उन बच्चों के मुताबिक भारती गुप्ता के घर के अंदर जादू टोने का सामान रखा हुआ था। उन्होंने अपने मंदिर में एक गोला बनाकर नींबू, सिंदूर, शराब की बोतल और एक छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी। आरोप लगा कि इस दौरान भारती गुप्ता ने पानी में कुछ मिलाकर उन्हें पिलाने की कोशिश भी की, लेकिन उन बच्चियों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और वो डर गई। इसके बाद उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया और दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई। वो बच्चियां सीधे अपने घर गईं और अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद उन्होंने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने उनकी शिकायत पर महिला को पुलिस थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की, क्योंकि कुछ बच्चियां उनके घर से दौड़ते हुए बाहर आती दिखाई दी। आरोप लगा कि भारती गुप्ता उन बच्चियों के साथ जादू टोना कर रही थी और इसीलिए वो बच्चियां डरकर उनके घर से भाग गईं। बोली एक एक करके सब इधर आना और पानी में कुछ मिला के हम लोग को पानी दे रही थी, तो हम लोगों ने नहीं पिए। उन बच्चियों के परिवार वालों के मुताबिक भारती गुप्ता ने कन्या भोजन के नाम पर उन बच्चियों को अपने घर बुलाया और उनके साथ तंत्र मंत्र करने लग गई। इन्होंने तेल लेकर आए अंदर से, पता नहीं क्या तेल था, वो बच्चों के सर पर लगाया और जो धागा, पता नहीं किस चीज का धागा इन्होंने इनके हाथों में बांधा। पुलिस के मुताबिक नवरात्र के आखिरी दिन वो बच्चियां कई घरों में कन्या भोजन करने गई थी। भारती गुप्ता ने भी उन्हें अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया था, लेकिन उन बच्चियों ने आरोप लगाया कि भारती गुप्ता ने अपने घर में जादू टोने का सामान रखा हुआ था, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गईं। बच्चों को लगा कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं इनके द्वारा की जा रही हैं, तो बच्चे वहां से डर के अपने घर भागे और अपने माता पिता को ये बात बताई। इस मामले के सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए परिवार वाले तुरंत पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने भारती गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच तेज की और आरोपी महिला को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस विधायक ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा मौन व्रत रखकर कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए। विधायक ने प्रशासन पर सरकारी विभागों में नहीं बुलाने और उनके साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक हाथी ने एक मकान की दीवार तोड़ दी। इसके अलावा खेत में खड़ी फसल को भी उसने रौंद दिया। हाथी के आतंक को देखते हुए वन विभाग ने 22 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात के वलसाड में कार नदी में फंस गई। बताया गया कि कार को धोने के लिए उसे वहां ले जाया गया था, लेकिन वो पानी के बीच में ही फंस गई, जिसके बाद मिट्टी खोदने वाली एक मशीन की मदद से उसे नदी से बाहर निकाला गया। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में तेज बारिश की वजह से एक ट्रैक्टर नदी में बह गया।
ट्रैक्टर पर 2 लोग सवार थे, दोनों उस नदी में बह गए। हादसा देर रात करीब 3 बजे हुआ। रात में अंधेरे की वजह से वहां बचाव अभियान नहीं चलाया जा सका, लेकिन सुबह होते ही बचाव अभियान शुरू हो गया और उस ट्रैक्टर पर सवार दोनों लोगों को बचा लिया गया। दमोह में कई घंटों तक बेहिसाब बारिश हुई, इसकी वजह से उस नदी का जलस्तर बढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद उस ट्रैक्टर के ड्राइवर ने उस नदी को पार करने की कोशिश की। उस वक्त उस ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि नदी का बहाव इतना तेज है कि वो बह जाएगा, लेकिन इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। वो ट्रैक्टर नदी में बह गया। बताया गया कि ट्रैक्टर और उस पर सवार दोनों लोगों को बहता देख एक लड़का उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदा, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो भी बह गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। उसकी मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में मातम पसर गया और उस नदी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस नदी में वो ट्रक पलटा नजर आया। उस ट्रक पर 2 लोग बैठे दिखाई दिए। उस वक्त भी नदी का बहाव काफी तेज था। बचाव टीम नाव के जरिए उस ट्रैक्टर तक पहुंची और उस पर बैठे दोनों लोगों को बचाकर उस नदी से बाहर ले आई। इसके बाद उस ट्रैक्टर को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा देर रात 3 बजे हुआ था। उस वक्त अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से बचाव अभियान नहीं चलाया जा सका, लेकिन सुबह होते ही बचाव टीम वहां पहुंच गई। वो तुरंत उन दोनों को बचाने में जुट गई। लेट नाइट था तो रेस्क्यू रात को नहीं हो पाया, अभी सुबह रेस्क्यू कर लिया गया। दमोह में कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद वो नदी उफान पर आ गई। रात के वक्त उस ट्रैक्टर के ड्राइवर को उस नदी के बहाव का अंदाजा ही नहीं लग पाया। इसकी वजह से वो उस नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही वो ट्रैक्टर उस नदी में बह गया और उस पर सवार दोनों लोग भी डूबने लग गए। बताया गया कि उन्हें बचाने के लिए एक लड़का उस नदी में कूदा, लेकिन वो भी बह गया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर उसे बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक जंगली जानवर ने 3 बच्चों समेत 4 लोगों पर हमला कर दिया। इसकी वजह से वहां दहशत मच गई। जानकारी के मुताबिक कैसरगंज तहसील में सुबह के वक्त उस जंगली जानवर ने पहले 7 साल के एक बच्चे पर हमला किया, फिर एक 1.5 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। यही नहीं, उसने 15 साल के लड़के और 38 साल के एक आदमी को भी निशाना बना लिया। ये देखते ही गांव वाले शोर मचाते हुए लाठियां लेकर उस जंगली जानवर के पीछे दौड़ पड़े। इसके बाद वो जंगली जानवर वहां से भाग निकला। इससे 2 दिन पहले एक भेड़िए ने कैसरगंज में एक बुजुर्ग पति पत्नी पर हमला कर दिया था। इसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। इसके बाद कैसरगंज में ही एक जंगली जानवर ने इन 4 लोगों पर हमला कर दिया। तो गांव वालों ने दावा किया कि यह हमला भी भेड़िए ने किया। हालांकि इस बार भेड़िए ने अपना इलाका बदल लिया, यानी पिछली बार भेड़िए ने जिस इलाके में हमला किया था, इस बार वो उस इलाके से निकलकर दूसरे इलाके में पहुंच गया। बहराइच की कैसरगंज तहसील में पिछले कई दिन से भेड़ियों का आतंक जारी है। वहां 2 दर्जन लोगों पर हमला हो चुका है। इनमें 4 बच्चों समेत 6 लोगों की जान जा चुकी है और इसीलिए एक बार फिर वहां हमला होने से गांव वाले बुरी तरह डर गए। कैसरगंज के एक इलाके में एक जंगली जानवर दौड़ता नजर आया। कुछ लोग लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ते दिखे। इस दौरान वो जंगली जानवर वहां की कई गलियों से होकर गुजरा। इसकी वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि काफी देर तक उस इलाके के चक्कर काटने के बाद वो जंगली जानवर वहां से भाग गया। गांव वालों के मुताबिक उस जंगली जानवर ने 3 बच्चों समेत 4 लोगों पर हमला कर दिया। इसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। भेड़िए के हमले में घायल हुए लोगों में एक 1.5 साल की बच्ची और एक 7 साल का बच्चा भी शामिल रहा। इस घटना के बाद गांव वालों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी। वन विभाग की टीम तुरंत उस जंगली जानवर को ढूंढने में लग गई। 2 दिन पहले कैसरगंज के एक दूसरे इलाके में एक भेड़िए ने एक बुजुर्ग पति पत्नी पर हमला कर दिया था। उस हमले में उन दोनों की जान चली गई थी। यही वजह रही कि इस बार जब जंगली जानवर ने हमला किया तो गांव वालों ने शक जताया कि यह हमला भी उसी भेड़िए ने किया। इधर राजस्थान के सीकर में 4 साल के एक बच्चे की रहस्यमयी तरीके से मौत होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि परिवार ने दावा किया कि बच्चे को रात में खांसी की दवा पिलाई गई थी और उस दवा को पीने के बाद बच्चे की जान चली गई। परिवार वालों ने बताया कि कुछ रोज पहले बच्चे को बुखार आया था। इसके बाद परिवार के लोग उसे झुंझुनू के एक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए थे। दावा किया गया कि उसी स्वास्थ्य केंद्र से उन्हें बच्चे की खांसी के लिए कफ सिरप दिया गया था। दावा किया गया कि उस कफ सिरप को पीने के बाद बच्चे की जान चली गई। सिर्फ सीकर ही में ही नहीं, बल्कि राजस्थान में भरतपुर और जयपुर में भी कुछ बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत होने का दावा किया गया। कफ सिरप पीने से जिन बच्चों की मौत हुई, उनके परिवार वालों ने दावा किया कि उन्हें कफ सिरप निःशुल्क दवा योजना के तहत दिया गया। कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया। राज्य की सियासत भी गर्मा गई। खांसी की दवा की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद राजस्थान की सरकार ने तुरंत दवा के वितरण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी। साथ ही राजस्थान सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी।
सरकार ने भरोसा दिया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दावा किया गया कि जिस फार्मा कंपनी की दवा पीकर बच्चों की मौत हुई, उस कंपनी के कफ सिरप का एक सैंपल इस साल के फरवरी में फेल हो गया था। इतना ही नहीं, साल 2021 और 2023 में भी कंपनी की दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। और दावा किया गया कि उसी कंपनी के कफ सिरप निशुल्क दवा योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में बांटे गए। राजस्थान के सीकर जिले के दादिया इलाके में रहने वाले एक परिवार ने दावा किया कि निशुल्क दवा योजना में मिली दवा पीने की वजह से उनके 4 साल के बच्चे की जान चली गई। परिवार के मुताबिक कुछ रोज पहले बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उसे झुंझुनू में मौजूद एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। परिवार के मुताबिक वहीं से उन्हें बच्चे की खांसी के लिए कफ सिरप दिया गया था। दवाई लेके आई थी 3-4 दिन पहले, तो वो दवाई उनको पिलाई, आधा ढक्कन ही पिलाई, ज्यादा भी नहीं पिलाई, वो सो गया। लेकिन सुबह होने पर बच्चे की मौत हो गई। सीकर के अलावा भरतपुर और जयपुर में भी कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत होने का दावा किया गया। इसका पता चलने के बाद तुरंत राजस्थान सरकार ने दवा के वितरण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी। साथ ही मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार ने तय किया है। दावा किया गया कि जिस फार्मा कंपनी की दवा पीकर बच्चों की मौत हुई, उस कंपनी के कफ सिरप का एक सैंपल इस साल फरवरी में फेल हो गया था। इतना ही नहीं, 2021 और 2023 में भी कंपनी की दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। फरवरी 2025 में इसी कंपनी का एक कफ सिरप जांच के अंदर फेल हो गया था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद में बहाल कर दिया गया। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने और किडनी फेल होने का दावा किया गया। उधर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज साल 2025 में टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज 4 विकेट लेकर 2025 में टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इस साल वो टेस्ट मैचों में 30 विकेट ले चुके हैं। उनसे पहले इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क टॉप पर थे, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने भारत में खेलते हुए 50 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने टेस्ट मैच की पहली पारी में 3 विकेट झटके। ऐसा करके उन्होंने जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दोनों ही गेंदबाजों को भारत में अपने 50 विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ 24 पारियां लगी। अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 162 रन पर ढेर कर दिया। बाद में भारत ने मजबूत शुरुआत करते हुए सिर्फ 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए। केएल राहुल 53 रन बनाकर और शुभमन गिल 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले में भी भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रविवार को 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेला जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में मुस्लिम समुदाय के एक लड़के की हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस के लिए उस लड़के को बचाना मुश्किल हो गया। पुलिस के मुताबिक उन लोगों को जानकारी मिली थी कि वो लड़का हिंदू समुदाय की एक लड़की के साथ एक होटल में है। इसके बाद वो लोग वहां पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। वो लड़का एक जिम ट्रेनर है। बताया, जो आरोप लगा कि उसने अपना नाम बदलकर हिंदू समुदाय की उस लड़की से दोस्ती की थी। हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों के मुताबिक उसका नाम मजहर खान, जबकि उसने उस लड़की को अपना नाम बंटी बताया। उन दोनों की मुलाकात जिम में हुई थी। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती बढ़ने के बाद वो उस लड़की को लेकर होटल चला गया था। इसी के बाद बवाल मच गया। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने उस लड़के को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से उस लड़के को घेरा और फिर दौड़ाते हुए पुलिस थाने तक ले गए। वो लोग भी पुलिस के पीछे पीछे थाने तक पहुंच गए। उन्होंने वहां भी जमकर हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया, लेकिन इससे पहले उन लोगों ने जमकर बवाल मचाया। उन लोगों ने पुलिस के सामने ही जमकर नारे लगाए। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर भी खूब हंगामा किया। उनकी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बहस भी हो गई।
पता ही नहीं क्या हो गया भाई साहब। ठीक है ना यार, पता चल गया भाई कितना गर्म तो हो रहा है यार। दो गर्म होने वाली बात ही है। क्या हो गया? हिंदूवादी संगठन से जुड़े उन लोगों को पता लगा कि मुस्लिम समुदाय का एक लड़का हिंदू समुदाय की एक लड़की को लेकर होटल गया। इसके बाद वो लोग भी उस होटल में पहुंच गए और उस लड़के को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस उस लड़के को उन लोगों के चंगुल से छुड़वाने में लग गई, लेकिन वो लोग उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। ऐसे में पुलिस ने उस लड़के के चारों तरफ एक घेरा बनाया और फिर उसे भगाते हुए पुलिस थाने तक ले गई। इस दौरान भी उन लोगों ने पुलिस का पीछा नहीं छोड़ा। वो लोग पुलिस के साथ साथ दौड़ते हुए थाने तक आ गए। वहां उन्होंने उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आरोप लगा कि उस लड़के का नाम मजहर खान है, लेकिन हिंदू समुदाय की उस लड़की से दोस्ती करने के लिए उसने अपना नाम बंटी बताया था। उधर झारखंड के हजारीबाग में मछलियां पकड़ने के लिए लोगों ने जान दांव पर लगा दी। वहां भारी बारिश के बीच एक बांध ओवरफ्लो हो गया। पानी बांध के ऊपर से बहने लगा, लेकिन मछलियां पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ उफनते पानी में कूद पड़ी। लोग जाल लेकर पानी में उतर गए। बेहिसाब बारिश की वजह से हजारीबाग के कई इलाके पानी पानी हो गए। इसी बीच छड़वा डैम के बेकाबू होने से कोहराम मच गया, क्योंकि बारिश की वजह से इतना पानी इकट्ठा हो गया कि वो डैम को पार कर गया। इतना ही नहीं, डैम का एक गेट भी टूट गया। गेट के टूटने से हुए छेद से पानी की तेज धार फूट पड़ी। इस बीच बांध के दूसरे गेटों पर भी खतरा मंडराने लगा, तो आशंका जताई गई कि पानी का दबाव बढ़ने पर उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए प्रशासन फौरन एक्शन में आया। खतरे को देखते हुए उसने लोगों को बांध से दूर रहने की हिदायत दी। लेकिन उस डैम से कुछ ही दूरी पर लोगों की भीड़ मछली पकड़ने में जुट गई। वो बड़े बड़े जाल लेकर पहुंच गए। इसी बीच एक बड़ी मछली पानी में दिख गई। उसे पकड़ने के लिए लोग टूट पड़े। काफी मेहनत के बाद एक लड़के ने करीब 2 फीट बड़ी उस मछली को दबोच लिया। वो उसे भीड़ से दूर लेकर जाता नजर आया। बारिश की वजह से हजारीबाग के छड़वा डैम में इतना ज्यादा पानी जमा हो गया कि पानी बांध के ऊपर से बहने लग गया। पानी के दबाव की वजह से बांध को भी नुकसान पहुंचा। उसका एक गेट टूट गया और बीच में बड़ा सा छेद हो गया। उस छेद से पानी की तेज धार निकलती दिखी। इस दौरान डैम के दूसरे गेटों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया। इसीलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो बांध के पास न जाएं। लेकिन मछलियां पकड़ने के लिए आए लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहां 100 से भी ज्यादा लोग पानी में उतर गए। उन्हें देखने के लिए पुल के ऊपर भी अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। हालांकि बाद में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को वहां से हटा दिया। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में 16 साल की एक नाबालिग पर आरोप लगा कि उसने अपने प्रेमी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो लड़की खुद अपनी मां के साथ थाने पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक बिलासपुर की रहने वाली उस लड़की ने बताया कि करीब 1 साल पहले वो अपने प्रेमी सद्दाम से मिली थी। लड़की ने आरोप लगाया कि गर्भवती होने के बाद उसके प्रेमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उस पर बिना शादी किए साथ रहने का दबाव बनाने लगा। पुलिस के मुताबिक वो लड़की 3 महीने की गर्भवती है और इसी वजह से वो किसी भी सूरत में अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर की रात वो लड़की रायपुर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक लॉज में प्रेमी से मिलने पहुंची थी। पुलिस ने बताया लॉज में लड़की ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया। दावा किया गया कि लड़की के दबाव बनाने के बाद उसके प्रेमी सद्दाम ने चाकू निकाल लिया और आरोप लगा उसने लड़की को बच्चा गिराने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप लगा प्रेमी के धोखे से परेशान होकर देर रात लड़की ने चाकू से उसी की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में पता चला सद्दाम बिहार का रहने वाला था और वो छत्तीसगढ़ के धमतरी में मौजूद एक कंपनी में काम करता था। पूछताछ में लड़की ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात सद्दाम से हुई थी। उसके मुताबिक उसके प्रेमी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। दावा किया गया कि उसके पास उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी थी। लड़की ने पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी कि उसके प्रेमी ने उससे शादी करने का वादा भी किया था और आरोप लगाया कि गर्भवती होने के बाद उसके प्रेमी सद्दाम ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक शादी करने से मना करने के बाद 16 साल की वो नाबालिग लड़की आग बबूला हो गई और फिर उसने चाकू से गला रेतकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। और वो शादी के लिए उसको बोल रही थी कि शादी कर ले, किंतु वो बोल रहा था कि नहीं, मैं अभी वहाँ से लड़की देख के आ गया हूँ या शादी करके आ गया हूँ, यहाँ पर तुमको रखूंगा। पुलिस के मुताबिक करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए बिलासपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की की सद्दाम से मुलाकात हुई थी। वो लड़का बिहार का रहने वाला था और छत्तीसगढ़ के धमतरी में मौजूद एक कंपनी में काम करता था। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने बताया कि रायपुर के रेलवे स्टेशन के नजदीक एक लॉज में अक्सर दोनों मिला करते थे और लड़की के मुताबिक इस दौरान उसके प्रेमी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
उसकी वजह से वो 3 महीने की गर्भवती हो गई थी। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए थे। पुलिस की जांच में पता चला कि 29 सितंबर को वो लड़की एक बार फिर लॉज में अपने प्रेमी सद्दाम से मिलने गई थी। उस दौरान उसने शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाया था। दावा किया गया कि लड़की के दबाव बनाने पर उसने चाकू निकाल लिया था। लड़की ने पुलिस को बताया कि सद्दाम ने बच्चा गिराने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप लगा कि धोखे से परेशान होकर देर रात लड़की ने चाकू से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। उनके बीच विवाद हुआ और जब वो सोया हुआ था उसी दौरान जो विधि के साथ संघर्षरत बालिका ने उस पर धारदार हथियार से वार किया है। और प्रेमी की हत्या करने के बाद वो लड़की अपने घर बिलासपुर चली गई थी। बाद में वो अपनी मां के साथ थाने पहुंच गई और फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बिलासपुर पुलिस ने तुरंत रायपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद रायपुर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद लॉज से सद्दाम का शव बरामद कर लिया गया। उधर महाराष्ट्र में 24 घंटे दुकानें और होटल खोले जाने की मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र में सरकार ने राज्य में दुकानें, होटल और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोले जाने की अनुमति दे दी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने एक आधिकारिक सरकारी आदेश जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि इस फैसले से शराब परोसने वाले बार और होटल के साथ शराब बेचने वाली दुकानों को बाहर रखा गया। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक बुजुर्ग की हत्या के आरोप में उनके ही बेटे, बहू और पोते को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग ने दुर्गा पंडाल में अपनी बहू को नाचने से रोका था और इस मुद्दे पर परिवार में विवाद इतना बढ़ गया कि सबने मिलकर उनकी हत्या कर दी। नाच गाने को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें रामपति विश्वकर्मा, जिसको फावड़ा लगने से उसकी डेथ हो गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को यूपी के रामपुर में हुआ था। तब उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 7 लोग मारे गए थे। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। अमित शाह ने इस मौके पर हर भारतीय परिवार से साल में कम से कम 5,000 रुपए के खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। एक चीज जब आप 5,000 रुपये की खरीदते हैं, आप किसी के लिए रोजगारी का कारण बनते हैं और हजारों लाखों गरीबों के जीवन में उजियारा पनपता है। उधर इजरायल ने राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे करीब 40 जहाजों को भूमध्य सागर में ही रोक दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सामान से लदे सभी जहाज गाजा में मदद पहुंचाने के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजरायल की नौसेना ने बीच समंदर में ही उन जहाजों को रोक दिया। रॉयटर्स के मुताबिक उन 40 जहाजों के बेड़े में 37 देशों के 150 से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता, शांति अभियान चलाने वाले एनजीओ के लोग और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की नौसेना ने सभी को हिरासत में ले लिया और अपने एक बंदरगाह पर पहुंचा दिया। हिरासत में लिए गए लोगों में यूरोप के देश स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल बताई गई। राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे जहाजों के बेड़े को बीच समंदर में रोके जाने और ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लिए जाने की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर में हड़कंप मच गया। इजरायल के इस कदम की आलोचना शुरू हो गई। रॉयटर्स के मुताबिक 45 जहाजों का बेड़ा कुछ दिन पहले यूरोप के देश स्पेन से गाजा के लिए निकला था। इसका मकसद भूमध्य सागर में इजरायल की नौसेना की घेरेबंदी को तोड़ना और गाजा में पीड़ितों को मदद पहुंचाना था, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि 2 साल से इजरायल के हमले झेल रहे गाजा पट्टी में अकाल शुरू हो गया। गाजा पट्टी में रह रहे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के लोग एकजुट हुए और उन्होंने खाना, कपड़े, सूखे मेवे और दवाइयों से भरे 45 जहाज तैयार किए। सभी जहाज गाजा की तरफ समंदर के रास्ते निकल पड़े, लेकिन इजरायल की नौसेना ने इस बेड़े में शामिल 39 जहाजों को गाजा पट्टी के तट से करीब 130 किलोमीटर दूर समंदर में ही रोक दिया। जहाजों के बेड़े में शामिल एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इजरायल की नौसेना के जहाज अचानक उनके काफिले के पास आ गए। इजरायल की नौसेना ने उनके जहाजों के इंजन बंद करने के आदेश दिए। इसके बाद इजरायल के हथियारबंद सैनिक उनके जहाजों पर चढ़ गए। उन्होंने गाजा की तरफ से जाने वाले बेड़े में शामिल शांति अभियान चलाने वाले एनजीओ के लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सैनिक उन लोगों पर बंदूक ताने नजर आए। इजरायल के सैनिकों ने स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को भी हिरासत में ले लिया। वो नीचे बैठी दिखी और उनके आसपास इजरायल के सैनिक नजर आए। एक सैनिक उनके दस्तावेज और सामान की जांच करता नजर आया
रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल ने राहत सामग्री लेकर गाजा पट्टी जा रहे जहाजों के बेड़े में शामिल 37 देशों के 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए सभी लोगों को इजरायल की सेना ने अपने एक बंदरगाह पर पहुंचा दिया। लेकिन इजरायल के इस एक्शन पर दुनिया के कई देश भड़क गए। तुर्की ने इस कार्रवाई को आतंकवाद जैसा बता दिया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इजरायल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस और इटली ने इजरायल से संयम बरतने और बेड़े में शामिल निहत्थे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इस सबके बीच इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और पूरी दुनिया को बताया कि बेड़े में शामिल जहाजों ने उसकी नौसेना के निर्देशों का पालन नहीं किया। इजरायल ने दावा किया कि बिना अनुमति के ही बेड़े में शामिल 40 जहाजों ने उसके समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश की। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिया कि सभी जहाज सुरक्षित रोक लिए गए हैं और उन पर सवार लोगों को सुरक्षित बंदरगाह भेज दिया गया। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इजरायल के विदेश मंत्रालय ने ग्रेटा थनबर्ग के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि ग्रेटा थनबर्ग और उनके सभी साथी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल ने गाजा पहुंचने की कोशिश में ग्रेटा थनबर्ग को दूसरी बार हिरासत में लिया। इससे पहले इसी साल जून में उन्होंने ऐसी ही कोशिश की थी। इजरायल ने ग्रेटा थनबर्ग को 11 लोगों के साथ हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में उन लोगों को छोड़ दिया गया था। लेकिन करीब 4 महीने बाद ही स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने एक बार फिर राहत सामग्री के साथ गाजा तक जाने की कोशिश की। लेकिन इस बार भी इजरायल की नौसेना ने गाजा पहुंचने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की नौसेना ने दवाओं और राहत सामान से लदे सभी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। बीते 2 साल से इजरायल ने पूरी गाजा पट्टी को लगभग पूरी दुनिया से काट कर रख दिया है और जमीन से लेकर समंदर तक पहरा लगा दिया। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी का पश्चिमी हिस्सा भूमध्य सागर से लगता है और दक्षिण में वो मिस्र के साथ सीमा साझा करता है, जबकि पूर्व और उत्तर में वो पूरी तरह से इजरायल से घिरा है। इसलिए मदद करने की इच्छा रखने वाले लोगों का गाजा पट्टी तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल ने ग्रेटा थनबर्ग के अलावा पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के पोते और कई यूरोपीय देशों के सांसदों को जहाज से हिरासत में ले लिया। इजरायल के इस कदम की पूरी दुनिया में आलोचना शुरू हो गई। दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस और इटली ने इजरायल से संयम बरतने की अपील की और साथ ही साथ बेड़े में शामिल जवानों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की बात कही। जबकि तुर्की के विदेश मंत्रालय ने तो बयान जारी कर समंदर में जहाज रोककर लोगों को हिरासत में लिए जाने को आतंकवाद बता दिया। तुर्की ने आरोप लगाया कि इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज में एक मिलिट्री बेस का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सर क्रीक सीमा विवाद को लेकर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेताया कि अगर उसने सर क्रीक को लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश की तो उसे ऐसा मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा जिससे पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर इसलिए आग बबूला हुए क्योंकि सर क्रीक से लगने वाले इलाकों में पाकिस्तान तेजी से अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में जुटा है। सर क्रीक पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच मौजूद है। पानी और दलदल होने की वजह से वहां बॉर्डर तय करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज के मिलिट्री बेस पर शस्त्र पूजा की। लेकिन शस्त्र पूजा से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को खुली और साफ शब्दों में चेतावनी दी। अपने भाषण में उन्होंने गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद सर क्रीक सीमा का जिक्र किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की सीमा पर कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसे करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर इसलिए भड़के क्योंकि पाकिस्तान सर क्रीक सीमा के पास तेजी से अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में जुटा है। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने पाकिस्तान पर सर क्रीक सीमा पर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। सर क्रीक पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच मौजूद है। इस इलाके में पानी और दलदल होने की वजह से वहां बॉर्डर तय करना बेहद मुश्किल हो जाता है। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज में मौजूद एक मिलिट्री बेस का दौरा किया और सेना के साथ शस्त्र पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
बात की एक बात यह कि यह खबर तो शायद आप जान गए कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि सर क्रीक पर कोई उल्टी सीधी हरकत करने की सोचना भी छोड़ दे। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस सर क्रीक वाले मसले के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। मतलब पब्लिक ये तो शायद जानती है कि ये उधर गुजरात की तरफ के बॉर्डर पर है जहां पाकिस्तान से विवाद चलता रहता है, लेकिन ये है कहां और विवाद क्या है और विवाद शुरू कैसे हुआ, ये पब्लिक को ज्यादा आइडिया नहीं होता। कश्मीर का तो फिर भी कई लोग जानते हैं कि मोटे तौर पर मसला क्या है, लेकिन सर क्रीक की जानकारी होती भी है तो सरसरी सी होती है। तो यह समझने वाली बात है कि यह इलाका अहम क्यों है और पूरी कहानी आखिर है क्या, क्योंकि है तो देश की जमीन की बात। तो पहले तो समझ लीजिए कि सर क्रीक है कहां पर। भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो जम्मू कश्मीर से अगर आप लाइन शुरू करो तो चलते चलते पंजाब, फिर राजस्थान, फिर जाता है गुजरात तक और खत्म कहां जाकर होता है, अरब सागर में। तो जिस जगह पर जाकर बॉर्डर खत्म होता है वो जगह है सर क्रीक। सर क्रीक तो नाम अंग्रेजों ने दे दिया था, लोकल लोग उसको कहते थे बाणगंगा। जी हां, नाम है बाणगंगा, तो नाम से ही आप समझ गए कि वहां एक नदी टाइप का कुछ है। तो असल में ये एक नदी का मुहाना है समुद्र में गिरने का, यानी नदी जहां समुद्र में गिरने वाली होती है वहां पर समुद्र का खारा पानी अंदर नदी की तरफ भी आ जाता है। तो ये नदी का एंड का वो वाला हिस्सा होता है जहां समुद्र का ज्वार भाटा अंदर आ जाता है, तो पानी यहां पर खारा ही हो जाता है। मतलब समझ लीजिए कि साफ पानी समुद्र की तरफ आ रहा है, इधर समुद्र टोटल शांत पड़ा हो किसी झील की तरह, तब तो नदी का पानी आकर समुद्र में मिल जाएगा सीधा। लेकिन समुद्र शांत थोड़ी होता है, समुद्र में तो लहरें उठती रहती हैं, ज्वार भाटा आता रहता है। तो उधर से साफ पानी आ रहा होता है, समुद्र की तरफ से भी खारा पानी जा रहा होता है, तो समुद्र का पानी अंदर चला जाता है नदी के रास्ते में, और लास्ट का जो नदी का हिस्सा होता है उसमें खारा पानी मिक्स हो गया होता है, साफ पानी खारा पानी। वैसा हिस्सा है ये सर क्रीक, जिसको वहां के लोग कहते थे बाणगंगा, क्योंकि लगती तो चौड़ी सी नदी थी, क्योंकि उसके किनारे भी हैं, इधर उधर कच्छ, इधर उधर सिंध, नदी लगती है लेकिन वो समुद्र का पानी आ गया खारा, लेकिन पानी होता है उसमें समुद्र का। वहीं जाकर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म हो रहा है, यानी बाणगंगा के अंदर के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और ये दोनों किनारे 96 किलोमीटर तक चलते चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, इधर भारत उधर पाकिस्तान 96 किलोमीटर तक साथ साथ चलते हैं। उसके बाद आगे समुद्र आ जाता है और दोनों किनारे अलग अलग अपनी तरफ घूम जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? भारत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का अपना ही तर्क है। भारत का कहना है कि यह पाकिस्तान के किनारे की तरफ वाला बाणगंगा का आधा पानी वाला हिस्सा पाकिस्तान का, जो उसके किनारे की तरफ है, भारत के किनारे की तरफ वाला आधा पानी वाला हिस्सा भारत का। 96 किलोमीटर बाणगंगा के रास्ते में बिल्कुल बीच में अंग्रेजों ने खंबे भी लगा दिए थे, मार्कर भी लगा दिए थे। तो उन खंबों तक इधर से भारत, उधर से पाकिस्तान, और अंतर्राष्ट्रीय नियम भी यही कहते हैं कि कोई भी ऐसा पानी का हिस्सा जहां नाव चल सकती हो, उसके अगर दो किनारे अलग अलग देशों में हो तो किनारे से पानी के नीचे बीच तक की जमीन एक देश की होती है, वहां से अगले किनारे तक दूसरे देश की होती है। लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं मानता। अंग्रेजों ने पानी के बीच में मार्कर भी लगाए हुए हैं, तब भी नहीं मानता। उसका कहना है भारत का हिस्सा किनारे तक है और भारत के किनारे से ही पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है, मतलब पानी वाला पूरा हिस्सा पाकिस्तान का है, सर क्रीक का, ऐसा उसका दावा है। लेकिन वो ये दावा किस आधार पर करता है? जब अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि कोई भी पानी का हिस्सा जिस पर नाव चल सकती हो उसके दो किनारे हों, तो पानी वाले के बीच से बॉर्डर खींचा जाता है, पानी के बीच से। तो पाकिस्तान कैसे कहता है बॉर्डर पानी के बीच से नहीं है बल्कि भारत वाली साइड के किनारे तक है? तो वो जो उसका आधार है वो दो वजह से। पहली वजह तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के एक पेच की वजह से। अब पेच ये है कि पानी के बीच से बॉर्डर बनाने का अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है वो उस पानी पर होता है जिस पर नाव चल सकती हो, और सर क्रीक ऐसा पानी का 96 किलोमीटर का हिस्सा है जिसमें गर्मियों के कुछ दिनों में पानी ज्वार भाटा की वजह से समुद्र में चला जाता है, और सर क्रीक में पानी का लेवल इतना कम हो जाता है
जिसमें पुराने जमाने में नाव नहीं चल सकती थी, यानी गर्मी के उन दिनों में वो दलदल बन जाता है, नावें फंस जाती। हालांकि अब तो कहते हैं कि ऐसी नावें आ चुकी हैं जो वहां सारा साल चल सकती हैं, लेकिन ऐसा अंग्रेजों के जमाने में नहीं था। तो पाकिस्तान की दलील यह है कि क्योंकि वो दलदल हो जाता है, समुद्र का पानी नीचे जाता है, तो उसमें बॉर्डर बीच से नहीं बनेगा बल्कि भारत के किनारे से बनेगा। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर कुछ दिन वो दलदल भी हो जाता है तो बॉर्डर भारत के किनारे से क्यों बनेगा, पाकिस्तान के किनारे से क्यों नहीं बनेगा? तो वो दूसरी वजह जिसकी पाकिस्तान दलील देता है वो ये है कि ऐसा अंग्रेजों के जमाने में तय हो गया था, जब उन्होंने वो हिस्सा सिंध को दे दिया था, कच्छ को नहीं। लेकिन पाकिस्तान की वो दलील भी सही नहीं है। ऐसा क्यों है वो समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने क्या बंटवारा किया था। और पता है आपको इस सर क्रीक का बंटवारा हुआ क्यों था? एक लकड़ी के गट्ठर को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। एक लकड़ी के गट्ठर को लेकर चंद लकड़ियों का सवाल था और बात इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज सरकार को बीच में आकर बंटवारा करना पड़ा था सर क्रीक का। ये तो सब जानते हैं अंग्रेजों का राज था भारत पर। तो इस इलाके पर आ जाइए। ये जो सर क्रीक है, जिसको अंग्रेजों से पहले बाणगंगा कहते थे, इसमें एक तरफ था सिंध, दूसरी तरफ कच्छ। सिंध में मुस्लिम शासकों का राज था, उनको अमीर कहते थे। टालपुर राजवंश के अमीर थे सिंध के शासक, टालपुर अमीर। और कच्छ में हिंदू शासक थे जिनको राव कहते थे। तो इधर हिंदू राव महाराज, उधर मुस्लिम अमीर थे। फिर 1843 में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों को हरा दिया, सिंध पर कब्जा कर लिया और वहां सीधा अंग्रेज सरकार का राज हो गया। फिर बॉम्बे प्रांत बनाया अंग्रेज सरकार ने। तो बॉम्बे प्रांत में इधर आज के महाराष्ट्र का काफी इलाका, आज के गुजरात के काफी इलाके से लेकर सिंध तक का इलाका था। कच्छ नहीं था उसमें। लेकिन कच्छ में राव महाराज का ही राज था। जैसे बाकी रजवाड़ों के साथ अंग्रेजों की डील थी, लोकल लेवल पर शासन राजा कर रहे हैं, बाकी डिफेंस वगैरह के बड़े मसले अंग्रेज देखते थे, वो कच्छ में भी था। तो ऐसा हो गया कि इस तरफ कच्छ के राव महाराज का इलाका और बाणगंगा के उस तरफ डायरेक्ट अंग्रेज सरकार के अंडर वाला सिंध था, जो बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। तो 1908 में क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार के कस्टम्स विभाग के एक कर्मचारी था, अहमद जुमा नाम का। वो अहमद जुमा बाणगंगा वाले इलाके से लकड़ियां ले जा रहा था। राव महाराज के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, हथकड़ी लगा दी कि कच्छ के इलाके से कैसे लकड़ियां ले जा रहे हो। अब वो अंग्रेज सरकार का कर्मचारी था, इसलिए अंग्रेज सरकार को बीच में आना पड़ा। तो खैर सरकार ने तय किया कि यहां पर कच्छ और सिंध के बीच बॉर्डर बना देते हैं, नहीं तो ये तो झगड़े होते रहेंगे। करते करते 1914 में सरकार ने एक दस्तावेज जारी किया जिसमें वही लिखा जो भारत कहता है कि पानी के बीच से बॉर्डर निकलेगा। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि लिखा तो ये कि बॉर्डर पानी के बीच से निकलेगा, लेकिन जो नक्शा बनाया उस दस्तावेज के साथ अंग्रेज सरकार ने, उसमें एक लाइन वहां बना दी जहां कच्छ की तरफ का किनारा है। मतलब नक्शे में पानी वाला हिस्सा सिंध की तरफ था, सिंध पे उनका डायरेक्ट राज था। तो उन्होंने नक्शा ऐसा बनाया कि कच्छ के बॉर्डर से पानी वाला इलाका सिंध में, लेकिन लिखा ये कि बॉर्डर बीच से होगा, यानी दोनों बातें कर दी। पाकिस्तान उसी नक्शे की दलील देता है। यह था 1914 में। लेकिन फिर उसी अंग्रेज सरकार ने 1925 में एक और नक्शा जारी किया जिसमें पानी के बीच में कच्छ और सिंध के बॉर्डर के मार्कर और खंबे दिखाए गए। तो भारत की दलील है कि 1925 में फाइनल हो तो गया था, लेकिन पाकिस्तान 1914 के नक्शे को पकड़े बैठा। दूसरा तर्क वो ये देता है कि पानी के बीच वाला नियम तो वहां लागू होता ही नहीं है, जहां वहां लागू होता है जहां नाव चल सकती हो। यहां तो कुछ दिन साल में दलदल हो जाता है, नाव नहीं चलती। भारत का तर्क है कि एक तो ब्रिटिश सरकार के मार्कर वाला नक्शा 1925 वाला, और 1914 के समझौते की भी बात करो तो उसमें भी लिखा यही है कि बॉर्डर पानी के बीच से, और लगभग सारा साल तो वहां नावें चलती हैं, बल्कि वहां तो मछुआरे जाते हैं दोनों देशों के। तो बॉर्डर तो दोनों के बीच ही हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल बैठा था, यानी बाहर के देशों के लोगों की अदालत बैठी थी इस पर फैसला करने के लिए। उसने कच्छ के रण का 90% हिस्सा भारत को सौंप दिया था, पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था कच्छ के रण पर। लेकिन पाकिस्तान यह कहता है कि ट्रिब्यूनल ने तो पूरे कच्छ के रण की बात की थी, सर क्रीक पर साफ साफ कुछ नहीं कहा था। मतलब पाकिस्तान वही पुराना राग अलाप था कि युद्ध भी हार गया, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल पर भी राजी हो गया,
लेकिन उसके फैसले को भी अपने हिसाब से ही देखेगा और फिर निकाल कर ले आता 1914 का नक्शा, यानी 1925 का नक्शा नहीं मानता, 1968 के ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं मानता, बस अपना राग अलपता है। तो भारत ने भी साफ कर दिया कि अगर इस तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जैसे 1965 में लाहौर तक सेना पहुंच गई थी, वो याद रखे कि इधर से सेना गई तो कराची तक पहुंच सकती है। 100 बात की एक बात। उधर अफ्रीकी देश मोरक्को में वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़क गया। अफ्रीकी देश मोरक्को में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे लोगों ने जमकर बवाल किया। वहां कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस और प्रशासन के भी पसीने छूट गए। वहां भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा अपनी बहन की शादी की एक रस्म में भांगड़ा करते नजर आए। पंजाब के लुधियाना में उनकी बहन कोमल का शगुन कार्यक्रम हुआ था। इसमें पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह भी शामिल हुए। एक्टर अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन ने यूट्यूब के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उन्होंने अपने AI जेनरेटेड डीप फेक वीडियो के खिलाफ आपत्ति जताते हुए कंपनी से 4 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। उन्होंने अपील की थी कि लोग उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान को उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल न करें। इधर ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी समुदाय के धार्मिक स्थल पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां हमलावर ने कई लोगों को कार से टक्कर मार दी। इसके बाद वो कार से बाहर निकला और उसने कई लोगों पर चाकू से भी हमला कर दिया। हालांकि वहां की पुलिस ने जल्दी उसे मार गिराया। हमला यहूदियों के सबसे बड़े पर्व यानी यौम किप्पुर वाले दिन किया गया। इस दिन को यहूदी समुदाय प्रायश्चित का दिन मानते हैं और इसलिए वहां बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग प्रार्थना सभा में जुटे थे। तभी हमलावर ने वहां पहुंचकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस वजह से वहां चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लग गए। माना जा रहा है कि यह आतंकी हमला था। इसके बाद पुलिस ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया ताकि हमलावर बचकर भाग न सके। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को भी हटा दिया गया। बाद में हमलावर को घेर कर पुलिस ने ढेर कर दिया। हमले ने पूरे ब्रिटेन में सनसनी मचा दी। वहां के प्रधानमंत्री केयर स्टामर ने घटना पर दुख जताते हुए इमरजेंसी बैठक बुला ली। उन्होंने भरोसा दिया कि उनके देश में यहूदी समुदाय के सभी लोगों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों के बाहर सुरक्षा बढ़ाने का भी निर्देश दिया। इससे पहले मैनचेस्टर के उस इलाके में हमले से कोहराम मच गया और हमले के तुरंत बाद वहां की पुलिस ने हमलावर को घेर लिया। उसे पहले पैर में गोली मारी गई जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद जैसे ही वो होश में आया उस पर दोबारा फायरिंग कर दी गई। इसके बाद हमलावर उठ नहीं सका। मैनचेस्टर की पुलिस की फायरिंग में उसकी मौत हो गई। इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले वहां मौजूद लोगों को हट जाने का निर्देश दिया गया ताकि किसी की जान खतरे में न पड़े। वहां की पुलिस ने जैसे ही ये घोषणा की, लोग पीछे हट गए। इसके बाद उस इलाके को घेर कर हमलावर को मार गिराया गया। जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। माना जा रहा है कि यह आतंकी हमला था। वहां के प्रधानमंत्री केयर स्टामर ने घटना पर दुख जताते हुए इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। उन्होंने भरोसा दिया कि ब्रिटेन में यहूदी समुदाय के सभी लोगों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। Additional police assets are being deployed to synagogues across the country and we will do everything to keep our Jewish community safe. हमले की इस घटना के बाद वहां मरने वाले और घायल हुए लोगों के परिवार वालों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कई लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। यह हमला यहूदी समुदाय के सबसे पवित्र माने जाने वाले दिन किया गया। उस वक्त मैनचेस्टर के अपने धार्मिक स्थल पर यहूदी समुदाय के कई लोग प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। इधर उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को दोपहर करीब 2:56 पर बंद हो जाएंगे। विजयदशमी के मौके पर पंचांग पूजा के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा हुई। दिल्ली में कई जगहों पर रामलीला का आयोजन बारिश ने फीका कर दिया। दिल्ली में होने वाली लवकुश रामलीला में भी तेज बारिश के बाद रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भीग गए। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में होने वाले रावण दहन के कार्यक्रम में भी बारिश के कारण पुतले भीग गए। आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। दिल्ली में लाल किला मैदान में हुए विजयदशमी उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। राष्ट्रपति ने प्रतीकात्मक रूप से रावण के पुतले को जलाने के लिए तीर चलाकर रावण दहन किया। उधर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए।
बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को उनकी खींच का नतीजा बताया। बीजेपी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था से चिढ़कर ही राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसे बयान देते हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने यह कह दिया कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने अपने जवाब में देश में संस्थाओं को कमजोर किए जाने का भी आरोप लगाया। इतना नहीं, राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि सरकार लगातार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 सितंबर को 10 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हुए थे। इसी यात्रा के दौरान कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में उनका एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के दौरान भारत के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार की नीतियों की आलोचना की और भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताया। लेकिन कोलंबिया में दिए गए बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी ने घेर लिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है, क्योंकि जो लोग भारत के प्रोग्रेस को नहीं चाहते वो राहुल गांधी को फ्रंट पे रखकर ऐसा बुलवाते हैं। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. इसके अलावा राहुल गांधी ने विदेश मंत्री S जयशंकर के एक बयान का जिक्र करते हुए बीजेपी और RSS पर हमला बोला। He said China is much more powerful than us. Because China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. लेकिन कोलंबिया में दिए गए राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर बीजेपी ने न सिर्फ उन पर हमला बोला बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेशों में दिए वो बयान गिना दिए जिन्हें उसने देश के विरोध में माना।